हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने वेपर प्रेशर तक पढ़ लिया था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर mass of non-volatile solid solute। ये जो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि कोई अननोन सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। मेन पर्पस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का या इसका जो यूज होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये मेन उद्देश्य होता है हमारा। बट उसके पहले हमको ये जानना पड़ता है कि सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, इनका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम आपसे बात कर चुके हैं कि बेटा अगर कोई वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ए से, तो इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना एक वेपर प्रेशर होता है और उसको हम लोग बोलते थे PA0। ठीक है, हर बार के जैसे इस बार भी हमें चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो हम इस A के लिए मान लें कि जो वेट होगा वो WA होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो MA होगा, नंबर ऑफ मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे NA से। ठीक है, और इसमें अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान रखना बेटा ये जो सॉल्यूट है इस केस में सॉलिड होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे B से, नॉन वोलेटाइल है तो इसका PV0 आपको पता है 0 होगा। वेट की बात करेंगे तो WB लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास MB होगा और हमारा पर्पस है यही MB पता करना इस टॉपिक में। फिर इसके बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स NB हो जाएंगे, वो आपको कैलकुलेट करने आता है। कैसे होता है? WB वेट अपॉन इसका मोलर मास।
ठीक है, तो इस प्योर सॉल्वेंट में अगर आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे PS या इसी को हम लोग PA भी बोल सकते हैं, और ये बेटा हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ये बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्या बात कर चुके हैं कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, ठीक है। अब इसके वजह से इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट आ जाता है। ये जो सॉल्यूशन बना है ना बेटा, A+B का जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज पे वेपर प्रेशर घटने की वजह से इफेक्ट आ जाता है, और वो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of vapor pressure of solvent। तो जो वेपर प्रेशर बेटा कम हो रहा है ना, उसके वजह से एक प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इस पे इफेक्ट आता है। दूसरा इफेक्ट आता है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन, कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और चौथी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इफेक्ट आता है वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने आपसे कहा कि जब किसी वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, और इसका इफेक्ट सॉल्यूशन के इन चार प्रॉपर्टीज पे पड़ता है, ठीक है। अब जब हम लोग इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो एक चीज हमको मिलता है बेटा, वो एक कि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो सॉल्यूट आपने लिया है नॉन वोलाटाइल उसका नेचर क्या है, नेचर क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करती ये चारों प्रॉपर्टी। जैसे थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
सपोज करिए कि आपने 4 अलग अलग बर्तन लिए, 1 2 ऐसे, तीसरा ले लिया, चलिए 3 ही लेके चलते हैं। आपने इसमें भी 1 लीटर वाटर रखा हुआ है, इसमें भी 1 लीटर वाटर रखा हुआ है, इसमें भी 1 लीटर वाटर रखा हुआ है। तीनों का टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपने रखा है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट आप एक ही टेम्परेचर पे कर रखे हैं, तो इन सब के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। और जो भी टेम्परेचर आपने रख रखा है, उस टेम्परेचर पे इस प्योर वाटर का H2O का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा और उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होगी, ठीक है, की वैल्यू फिक्स्ड होगी। अब आपने क्या किया कि पहले वाले में आपने 1 मोल, आप शायद ऊपर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इसमें आपने 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया। आपने दूसरे वाले में 1 मोल सुक्रोज मिला दिया और तीसरे वाले में आपने 1 मोल यूरिया मिला दिया। ठीक है, तीसरे वाले में आपने 1 मोल यूरिया मिला दिया। तो मिलाने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये बन गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और ये बन गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इस तीनों केस में ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया सॉलिड हैं और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं, ठीक। अब जैसे ही आपने इन तीनों में अलग अलग सब्सटेंस ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया मिलाया और तीनों के मोल जो आपने लिए हैं सेम लिए हैं, तो मोल सेम लेने का मतलब कि इन तीनों के रिलेटिव अमाउंट जो हैं वो सेम है, रिलेटिव अमाउंट सेम है। और जैसे ही आपने इन तीनों के रिलेटिव अमाउंट सेम किए, तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कुछ कम हो जाएगा, जो प्योर वाटर का था उससे कुछ कम हो जाएगा। और फिर इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करोगे। जैसे पहले के केस में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, दूसरे केस में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, और तीसरे केस में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा। इसी तरह से प्योर वाटर का अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ेगा इन तीनों ही केस में, यूरिया के केस में जितना बढ़ेगा उतना ही सुक्रोज के केस में बढ़ेगा, उतना ही ग्लूकोज के केस में बढ़ेगा। इसी तरह से अगर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो तीनों ही केस में सेम डिप्रेशन आएगा। और इन तीनों सॉल्यूशन का अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो बात क्या निकल के आई? बात ये निकल के आई बेटा कि अगर आपने रिलेटिव अमाउंट सेम लिया है तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी वैल्यू इन तीनों सॉल्यूशन में सेम आ रही है,
इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने यहाँ पे ग्लूकोज घोल रखा है, सुक्रोज घोल रखा है कि यूरिया घोल रखा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 2 मोल कर दिया, यहाँ पे भी 2 मोल कर दिया, यहाँ पे भी 2 मोल कर दिया, तो अब इनके रिलेटिव अमाउंट अब भी सेम है, तो जो भी ये चारों प्रॉपर्टीज आएंगी तीनों सॉल्यूशन के लिए वो सेम होंगी। इससे कतई मतलब नहीं है कि आपने ग्लूकोज लिया है, सुक्रोज लिया है कि यूरिया लिया है। तो सॉल्यूशन की ऐसी ही प्रॉपर्टीज को जो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती हैं, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends only and only upon number of particle of solute irrespective of their nature। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगी, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और पूरी केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही से 4 हैं, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है बेटा बहुत ध्यान से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आया? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर से थोड़ा सा इसको और क्लियर करें। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि 1 kg या लीटर वाटर लिया है आपने, और इस वाटर में आपने 1 मोल यूरिया मिलाया है। 1 मोल यूरिया मिलाया है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो x डिग्री इंक्रीज कर जाता है। x डिग्री इंक्रीज कर जाता है, तो ये x क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यही x क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो अब अगर आपने 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया के बजाय ग्लूकोज मिला दिया, तो भी जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा वो x ही होगा, क्योंकि x कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे भी सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर 1 मोल है, और यहाँ पे भी सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर 1 मोल है। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, सॉल्वेंट का
अमाउंट भी सेम है तो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम होंगे, और अगर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आता है पाई, तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी पाई ही होगा। क्लियर है? तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर से एक बार ध्यान से कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, इससे मतलब नहीं है कि वो सॉल्यूट का नेचर क्या है, वो ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास सिर्फ 4 हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, सिर्फ यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सीपी। ठीक, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें, जैसे सीपी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। ठीक है, एक एक को थोड़ा थोड़ा करके समझते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 फ्लास्क है, दोनों में 1-1 लीटर वाटर लिया गया है। इसमें भी 1 लीटर वाटर है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है। इसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिलाया, और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 2 मोल मिलाया, तो जो इसकी Cp अगर x है तो इसकी Cp कितनी हो जाएगी? 2x, और इनमें से ये कोई सा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। इसी को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स कब कहेंगे? जब हमारा सॉल्यूट कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब बेटा कि ऐसा सॉल्यूट जिसको अगर आप वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। और इसका हमने आपको 11th में भी बताया था कि 3 आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, ये तीनों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इस चीज को हम समझें कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर वाटर यहाँ पे भी है, 1 लीटर वाटर यहाँ पे भी है। आपने यहाँ ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल मिलाए और यहाँ पे ग्लूकोज के आपने 20 मॉलिक्यूल मिला दिए, तो जो भी Cp हैं RLBP, EBP, DFP और OP, अगर इनकी वैल्यू सोल्यूशन 1 के लिए x आ रही है तो सोल्यूशन 2 के लिए 2x आएगी। क्लियर है? फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस। और नंबर ऑफ आयंस की बात कब करेंगे? जब ये सॉल्यूट जो हो, ये कैसा है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट होने का क्या मतलब है बेटा? इसको भी समझने जरा। जैसे सपोज करिए कि आपने
फिर वही एक्सपेरिमेंट बार बार हम कर रहे हैं कि 1 लीटर वाटर लिया, दूसरे में भी 1 लीटर ही वाटर लिया, इसमें हमने 1 मोल नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, और इसमें 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड मिला दिया, AlCl3। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे ही NaCl वाटर में जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर में जाते ही Al प्लस 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 3 Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ 1 मोल NaCl से 2 मोल आयंस मिलेंगे, और यहाँ पे 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड से 4 मोल आयंस मिलेंगे। ठीक है, आपने मिलाया 1 मोल, 1 मोल NaCl भी मिलाया और 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड भी मिलाया, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वाटर के अंदर जाते ही आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड के केस में 1 मोल सोडियम क्लोराइड से 2 मोल आयंस मिलेंगे, और एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में 1 मोल सोडियम क्लोराइड से 4 मोल आयन मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आयंस 2 मोल हैं, और यहाँ पे आयंस कितने हैं? 4 मोल हैं बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस डबल है, 2 2 जा 4। तो अगर यहाँ की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू x है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? Cp हो जाएगी 2x। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, पार्टिकल पे। अब ये पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा? आयंस। इस चीज को जरा और अच्छे से समझो। एक बार थोड़ा सा और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक बार ये चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा तो फिर कोई दिक्कत नहीं बचेगी। जैसे मान लीजिए हमें 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया, यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिया। इस 1 लीटर वाटर में 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया, इसमें 1 मोल NaCl मिला दिया, और इसमें 1 मोल MgCl2 मिला दिया। ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे 1 मोल पार्टिकल यानी कि मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ पे NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाते ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो 2 मोल्स आपको आयंस मिलेंगे। और यहाँ पे MgCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी वाटर में जाते ही डिसोसिएट हो जाएगा, तो 3 मोल्स आपको आयंस मिलेंगे। हमने आपसे कहा कि जो Cp है ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल कितने हैं? 1 मोल। यहाँ पे हो गए 2 मोल, यहाँ पे 3 मोल। तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसी एक की वैल्यू अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x होगी, यहाँ पे 3x होगी। इससे मतलब नहीं है कि इनका नेचर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर, रिलेटिव नंबर क्या है। ठीक है, ऐसे आप देखें तो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, लेकिन ये सॉल्यूशन के बाहर की बात है। सॉल्यूशन में जाते ही इसका 1 मोल ही रहेगा, इसका 1 मोल 2 मोल आयन देंगे, और मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 मोल से 3 मोल आयन
मिल जाएंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वो पार्टिकल आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक। फिर इसके अलावा इसी चीज को हम लोग न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। और नंबर ऑफ मोल्स हमेशा किसके लिए होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। जैसे हमने कहा कि एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके 1 मोल है, इसमें 2 मोल्स हैं, इसमें 3 मोल्स हैं, तो इसका अगर Cp x है तो इसका 2x होगा और इसका 3x होगा। ठीक है? इसके अलावा अभी आप जब आगे पढ़ेंगे मैं ये रिलेशंस यही बता दे रहा हूं। ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 मोलर मास के। और ये वाला आप कब देखेंगे? जब दोनों के वेट क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे हमने आपसे कहा बेटा कि हमने 2 सॉल्यूशन बनाना है, एक में हमने ग्लूकोज लिया और एक में लिया यूरिया, और इसके भी x ग्राम लिए और इसके भी x ग्राम लिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होगा? तो अगर दोनों के मास सेम हैं तो Cp जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 और यूरिया का होता है 60, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। मतलब इसमें रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा वो कम होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होगी वो कम होगा। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अब जाके हम लोग एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और फिर वही पुरानी बात से हम शुरू करेंगे कि अगर किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, जिसको हम लोग A कह रहे थे, जिसका वेट WA है, मोलर मास MA है, नंबर ऑफ मोल्स NA है, इसमें, और जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर PA0 है, इसमें अगर आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं बेटा, जिसका वेट WB है, ये सॉल्यूट होगा B, WB मोलर मास MB, और यही आपको कैलकुलेट करना होता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल NB होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का अब वेपर प्रेशर जो होगा वो PA हो जाएगा, या चाहे तो PS लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू PA0 से कम होगी। ठीक है? अब दो चीजें आपको यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे XA क्या हो जाएगा? NA अपॉन NA प्लस NB, और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है?
तो अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम होने का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हम मान के चलें कि ये नॉट है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर PA है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, PA नॉट माइनस PA। ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा P से। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये कितना हो गया बेटा, PA नॉट माइनस PA, और ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, प्योर के, ये हो जाएगा PA नॉट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ सारे केस हम लोग राउल्ट्स लॉ से डील करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग राउल्ट्स लॉ की ही बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, राउल्ट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये होता है इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है राउल्ट्स का लॉ। अब इसी लॉ के हेल्प से हम अपना सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या निकल गया था बेटा, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, और ये मोल फ्रैक्शन X से और सॉल्यूट को हमने लिया था B। ठीक है, और अब यहां से आप XB की वैल्यू रख के आगे के कैलकुलेशन कर सकते हैं। करते हैं, कैसे, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट ये बराबर होगा XB के, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ठीक, मोल कैसे निकालते हैं बेटा, वेट अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे हो जाएगा WB अपॉन MB, नीचे हो जाएगा WA प्लस MA WB अपॉन MB, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे डेल्टा P, और ये हो गया PA नॉट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके बार बार काम आएगा। इसमें इस फार्मूले में आपको जनरली, ऐसे तो एक फार्मूला है, तो जितने भी क्वांटिटीज हैं इनमें से किसी एक क्वांटिटी को अननोन करके, जैसे PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, और ये बनेगा WB अपॉन MB
WA/MA प्लस WB/MB। तो इस इक्वेशन में ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ये है, एक ये है, और कुछ बचा ये और ये। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। इन 6 में से किसी 5 की वैल्यू देके और छठे की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, बट इन जनरल आपसे MB ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा इक्वेशन जो है ये आपको टफ लग रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपल करते हैं। यहाँ कर लें, जैसे मान लीजिए कि हमसे ये क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि ये जो सोल्यूशन बन रहा है ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये हो गया बेटा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे ये बहुत ज्यादा कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। और अगर ये कंडीशन बनती है तो हम Na प्लस NB बहुत छोटा हो गया तो ये लगभग Na के ही बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा फिर क्या बन जाएगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आप इन दोनों के जगह पे ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P/PA0 ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आप रखेंगे NB और यहाँ पे लिख देंगे Na। ठीक है, इसको चाहे तो और सिंपल कर सकते हैं, डेल्टा P/PA0 NB के जगह पे क्या लिख दें, WB/MB और नीचे आ जाएगा WA/MA। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, फिर अपना इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों ही केस में आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के हेल्प से आप किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको जो PDF दिया है उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने इन दोनों ही फार्मूलों से एक ही क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट, एक तो मैंने खुद कर दिया है, दूसरा आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और फिर इन दोनों में कितने % का डिफरेंस आता है, एरर कितना आता है वो भी चेक करने को कहा है। आप करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमसे पूछ लेंगे। थैंक यू।